दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो चलिए आज हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को किन भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी किन भागों में बांटा गया है। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा, पहले हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे है। तो अर्थव्यवस्था को वैसे तो अनेकों प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन मूलतः 3 प्रणालियों को मुख्य माना जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था को जो है 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहली हमारी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है ये देख लेते हैं हम। ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व व नियंत्रण पाया जाता है। यानी ऐसे उत्पादन के साधन जिसमें केवल प्राइवेट सेक्टर का ही उसमें मुख्य रोल होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर का ही पूरा कंट्रोल होता है, तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी हित व लाभ से के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि ऐसे जो उत्पादन किए जाते हैं इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, वो केवल अपने हित के लिए, अपने ही लाभ के लिए, यानी प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो केवल अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। सरकार वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में हस्तक्षेप नहीं करती है। और प्राइवेट सेक्टर के जो उत्पादन और वितरण होते हैं उसमें सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है, और इसमें केवल हस्तक्षेप अगर करता है कोई तो प्राइवेट सेक्टर ही करेगा, जिसका वो मालिकाना हक होता है। इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। एवं यह प्रणाली बाजार की शक्तियों एवं मांग अर्थात मांग एवं पूर्ति पर कार्य करती है। यानी कि यह जो प्रणाली होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, ये केवल मांग और पूर्ति पर ही कार्य करती है। यानी जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से सप्लाई वो करती है। तो ऐसे ही जो देश हैं, किन किन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है उसको देख लेते हैं। पहला है जापान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा कनाडा आदि देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। यानी इन देशों में मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नियम चलता है। अब इसमें देख लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उपदेश था या फिर जो विचार था किसने दिया था। तो एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1976 में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यानी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्टार्ट हुई थी वो एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी और उनकी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में दी गई थी। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण देख लेते हैं। जैसे कि हर चीज़ के गुण होते हैं वैसे दोष भी होते हैं, तो हम पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण देखेंगे, उसका फिर उसके दोष देखेंगे। उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं एवं सेवाएं। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमको क्या मिलता है कि उच्च अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं एवं सेवाएं मिलती हैं। कार्य के परिणाम स्वरूप प्रोत्साहन, यानी कि जिसमें वर्कर जो होते हैं उनको उनके कार्य के हिसाब से प्रोत्साहन मिलता है। ज़्यादा लाभ का उद्देश्य, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो अधिक से अधिक अपने आप को लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी लाभान्वित होना चाहते हैं। प्रतियोगिता की स्थिति, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होती है। जीवन स्तर में वृद्धि, और इनके जीवन स्तर में भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। अब इनके दोष देख लेते हैं। धन का असमान वितरण। धन का असमान वितरण इस प्रकार से हो सकता है कि जो श्रमिक होते हैं वो श्रम करके केवल अपने जीविकोपार्जन कर सकते हैं, लेकिन जो पूंजीपति होते हैं, पूंजीपति केवल क्या करते हैं कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे इस तरीके से, या फिर अपने बिजनेस में इस तरीके से लगाएंगे जिससे कि उनको उसी पैसे से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन जो श्रमिक वर्ग होता है वो केवल अपना श्रम ही लगा सकता है, श्रम की बदौलत वो केवल अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। तो इसके अलावा देख लेते हैं श्रमिक वर्ग का शोषण। श्रमिक वर्ग का शोषण कैसे होता है कि इसमें जो पूंजीपति होते हैं, कार्य के घंटे हर जगह निश्चित किए जाते हैं, 6 घंटे या 8 घंटे, 8 घंटे 10 घंटे के। लेकिन जो पूंजीपति होते हैं इसमें अपने वर्करों से, यानी कि अपने जो लेबर्स उनके लगे होते हैं, श्रमिक लगे होते हैं, उनसे 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम निकालते हैं। अगर 10 घंटे की ड्यूटी है तो 14 घंटे 16 घंटे काम निकलवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो श्रमिक वर्ग होता है उसका शोषण होता है। समन्वय की कमी, और समन्वय कमी इस तरीके से देख सकते हैं कि जो श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग होते हैं इनके बीच में समन्वय नहीं होता है, यानी आपसी तालमेल नहीं बनता है, क्योंकि वो पूंजीपति जो होता है वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहता है और श्रमिक वर्ग एक सीमित अवधि के आधार पे वो कार्य करना चाहता है और उसी के हिसाब से उसको धन प्राप्त होता है। लेकिन जो पूंजीपति होते हैं वो अधिक से अधिक कार्य निकलवाते हैं और एक निश्चित मतलब कि उनको सैलरी या फिर उनकी मजदूरी उन्हें देते हैं, जिससे उनका शोषण अधिक होता है और इससे इनके बीच में समन्वय नहीं रहता। हम देख लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें
उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है एवं आर्थिक क्रियाओं का संचालन एक केंद्र सत्ता द्वारा सामूहिक हित व कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसमें तो पहले सरकार का और समाज का नियंत्रण होता है। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार और जो समाज के व्यक्ति होते हैं उनका नियंत्रण होता है, उनमें उनका आधिपत्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का संचालन केंद्र सत्ता या सामूहिक हित व कल्याण के लिए। जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में, वो सामूहिक हित के लिए होता है। ये नहीं कि केवल अपने हित के लिए, स्वहित के लिए नहीं, वो सामाजिक हित के लिए होता है। यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर रहता है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें उत्पादन और वितरण पे सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण होता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण। गुण में क्या होगा, जैसे हमने बताया कि हर चीज़ के गुण और दोष होते हैं, तो वैसे इसमें गुण क्या होंगे, धन व आय का समान वितरण। यानी जब समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है सभी के लिए समान विचारधारा रखी जाती है, तो सभी के लिए धन और आय का समान वितरण होता है। ये नहीं कि धनी वर्ग को धन दे दिया गया और गरीब वर्ग को कुछ नहीं दिया, तो गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत ज़्यादा असमानताएं हो जाएंगी। अवसरों में समानता, और जो निर्धन वर्ग होते हैं उनमें भी देखा था कि मतलब जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए समान अवसर दिए जाते हैं। काम का अधिकार, और इसमें समाज के कल्याण के लिए सभी को काम का अधिकार प्राप्त होता है। वो जब चाहे कार्य कर सकते हैं, जब चाहे कार्य न करें तो भी कोई दिक्कत उन्हें नहीं होने वाला, लेकिन उनका जीविकोपार्जन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक क्राइटेरिया के हिसाब से। ये नहीं कि वो बैठे हुए घर पे काम नहीं कर रहे हैं और उनको सरकार पैसे दे खाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी एक फिक्स होता है लेवल कि हाँ इनको क्या चीज़ दिया जाए क्या नहीं दिया जाए। इसके बाद देख लेते हैं इसमें कि लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन। और इसमें सरकार जो होती है, यानी सरकार का नियंत्रण तो होता ही है, उसमें सरकार ये सबको आश्वासन देती है कि उनके जो न्यूनतम जीवन स्तर है उसे जीने का उन्हें एक सहारा प्रदान करती है सरकार। तो ये था आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष। उत्पादन में कमी। जब सरकार सभी लोगों को फ्री में सब कुछ बांटना शुरू कर दी तो लोग प्रोडक्शन करना बंद करते हैं। जैसे कि कोई किसान है, उसे अगर अनाज मिल रहा है तो खाने पीने के लिए, तो वो खेती करना बंद कर देता है, तो इसके कारण उत्पादन में कमी होती है। गोपनीयता की आड़, जो यहाँ पे गोपनीयता की बहुत ज़्यादा आड़ होती है, यानी गोपनीयता को छिपा के रखा जाता है। और अब देख लेते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद व समाजवाद दोनों के आदर्श लक्षणों को देश की आवश्यकता अनुसार समावेश करने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या होता है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिक्सचर हमको मिलता है। दूसरे शब्दों में देख लें तो यह प्रणाली पूंजीवाद व समाजवादी के बीच का रास्ता है। यानी कि ये जो पूंजीवाद और समाजवाद है दोनों का मिक्सचर हमने जो बताया वो बीच का रास्ता है, यानी कि दोनों से काम हम निकाल लेते हैं। इसमें सरकार व निजी क्षेत्र दोनों का पारस्परिक सहयोग के रूप में कार्य करते हैं। इसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो दोनों लोग मिलकर कार्य करते हैं। जैसे कि अर्ध सरकारी जो भी संस्थाएं होती हैं उसमें आधा सेमी गवर्नमेंट जो हम बोलते हैं उसमें आधा प्राइवेट सेक्टर देखती है, आधा गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों लोग मिलकर कार्य करते हैं। तो इनके अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण क्या है। आर्थिक स्वतंत्रता एवं पूंजी निर्माण। इसमें क्या होता है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है और पूंजी निर्माण के लिए भी स्वतंत्रता होती है कि वो कितना, कोई भी हो जितना अपना धन इकट्ठा करना चाहे कर सकता है, और जितना धन खर्च करना चाहे खर्च भी कर सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं होता। संसाधनों का कुशल आवंटन। और इसमें क्या होता है, संसाधनों का कुशल आवंटन इस प्रकार से होता है जैसे कि धनी वर्ग को, और एक ही समाज में धनी वर्ग और निर्धन वर्ग है, तो उस समाज में धनी वर्ग और निर्धन वर्ग को एक ही चीज़ नहीं दी जाएगी। अगर धनी वर्ग के पास उस लायक, यानी कि जो चीज़ समाज में बांटी जा रही है उसके पास अगर है तो उसे नहीं दिया जाएगा, बल्कि निर्धन वर्ग को दिया जाए क्योंकि उसका जीवन स्तर कुछ ऊंचा बढ़ सके। आर्थिक समानता। इसमें क्या होता है कि समाज के सभी लोगों में आर्थिक समानता होती है। केंद्रीकृत नियोजन। इसमें जो नियोजन होता है यानी नियंत्रण जो होता है वो, यानी व्यवस्थापन जो होता है वो किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। यानी केंद्रीकृत एक निश्चित केंद्र होता है जो नियोजन करता है यानी नियंत्रण करता है सब कुछ के लिए। अब इसका देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोस्त। अस्थायी लाभ। इसमें क्या होता है, लाभ अस्थायी होता है, लाभ कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। आर्थिक विकास की मंद गति। मिश्रित अर्थव्यवस्था में
जो आर्थिक विकास की गति होती है वो मंद होती है, यानी बहुत धीमी होती है। जैसा कि पूंजीवाद में बहुत तीव्र होती है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में बहुत ही कम होती है। औपचारिक व पक्षपात को बढ़ावा, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है या फिर कोई भी जो संस्था चला रहे होंगे जो समाज वेलफेयर के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में, वो क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं। जो उनके परिचय होंगे, जो उनके अच्छे रिलेटिव होंगे, उनको अच्छी अच्छी सुविधा देंगे, और जो उनसे रिलेशन उनके अच्छे नहीं होंगे उनको क्या करते हैं, अच्छी सुविधा नहीं देते हैं। निजी निजी क्षेत्र का नियंत्रण, और इसमें क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। सरकार हस्तक्षेप करती है, लेकिन उस हद तक नहीं करती जितना कि वो समाजवाद में करती है। तो ये था आपका अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, जो कि आपका हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे कि यूपीपीसीएस, यूपीएससी और एसएससी, एसएससी सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, और यूपी पुलिस एसआई, कांस्टेबल, और जो लेखपाल का पेपर आने वाला है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका हमने आपको डिटेल में बता दिया। जैसे कि इसके बाद हम आपको बता देंगे कि इसमें मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन, जैसे कि कुछ 8-10 क्वेश्चन जो कि आपके इंपॉर्टेंट होंगे, उसको हम बता देंगे, जिससे आपकी अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी उसके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।